अपन ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे। ट्रांजिस्टर में कुछ टॉपिक्स बचा है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली पूछा ही जाता है। अर्ली इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली इफेक्ट या फिर उसी को बेस विथ मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अर्ली इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्रिंसिपल, इस थ्योरी को, इस इफेक्ट को एम अर्ली नाम का कोई रिसर्चर था, कोई साइंटिस्ट था, ठीक है। तो एम अर्ली नाम के जो साइंटिस्ट था, रिसर्चर था, उन्होंने ही क्या किया था, इसके बारे में सबसे पहले थ्योरी दिया था, इसको खोजा था, इस फिनोमेना को। इस कारण ही के नाम पर इसको क्या बोल दिया गया, अर्ली इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम जब भी एक्टिव मोड में यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में कब कहलाएंगे, यदि ट्रांजिस्टर को जब भी हम एक्टिव मोड में यूज़ करते हैं तो ऑलवेज ट्रांजिस्टर का जो इनपुट है, इनपुट को हम फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में जोड़ते हैं, आउटपुट को कौन से बायस में रखते हैं, ऑलवेज रिवर्स बायस, ठीक है। तो यदि किसी ट्रांजिस्टर का इनपुट फॉरवर्ड बायस और उसकी आउटपुट है वो रिवर्स बायस्ड कंडीशन में रहता है, तो वह ट्रांजिस्टर है वो कौन से मोड में कहलाता है, एक्टिव मोड में। और जब भी ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव मोड में यूज़ करेंगे, ऑलवेज वो ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, एम्पलीफायर की तरह, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी हम किसी ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में यूज़ करते हैं, तो ट्रांजिस्टर का जो इनपुट है उसको हम फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में और ट्रांजिस्टर की आउटपुट को हम ऑलवेज रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्ट करते हैं। तो जब भी हम इनपुट को फॉरवर्ड और आउटपुट को रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर केस को ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव मोड में बोलेंगे। और जब भी ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में रहता है, वो ऑलवेज किसकी तरह वर्क करता है, एम्पलीफायर की तरह। और एम्पलीफायर क्या होता है, बेसिकली ऐसा सर्किट होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, सर्किट होता है जो किसी वीक सिग्नल की एम्पलीट्यूड को क्या करता है, विच रेजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी weak input electrical signal to give amplified output signal, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एम्पलीफायर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके हाई स्ट्रेंथ का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो जो वीक इनपुट सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके हाई स्ट्रेंथ का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर है वो एम्पलीफिकेशन का काम करता है। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में कनेक्ट करते हैं, एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर का इनपुट फॉरवर्ड बायस और आउटपुट क्या होता है, रिवर्स बायस में। तो थोड़ा सा सर्किट देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो अपन कॉमन बेस ही कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉमन बेस में ही कनेक्ट कर लेते हैं, ऐसा कॉमन बेस, ये PNP जोड़ देते हैं, जो भी ट्रांजिस्टर दो PNP है। यहाँ पर ये इमीटर रहेगा, ये मिडिल वाला क्या रहता है, बेस टर्मिनल रहता है, और आउटर राइट मोस्ट में जो टर्मिनल बनाते हैं वो क्या होता है, कलेक्टर, ठीक है। तो एक्सटर्नल सिग्नल को यहाँ पे देंगे, अगर एक्सटर्नल इनपुट है दे देते हैं इमीटर, इसको फॉरवर्ड बायस कर देंगे। तो P टाइप के इमीटर को बैटरी पॉजिटिव से और N टाइप की बेस को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कौन सा बायस हो जाता है, फॉरवर्ड बायस। इसके बीच की वोल्टेज को क्या दे देते हैं, VEB। फिर उसके बाद फिर हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे।
रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लोड लगा देते हैं। फिर उसके बाद पी टाइप के जो कलेक्टर हैं, पी टाइप के कलेक्टर को हम बैटरी के निगेटिव से और एन टाइप की बेस को हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। तो ये प्लस और ये माइनस कलेक्टर और बेस के बीच है, इस कारण दे देते हैं इसको VCB, और कलेक्टर लोड है, इस कारण दे दिया इसको RC। तो ये PNP ट्रांजिस्टर, यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर लिया हूँ और इस PNP ट्रांजिस्टर को मैं कौन से मोड में यूज़ कर रहा हूँ, एक्टिव मोड में। कैसे पता चला, मैंने इस इमीटर और बेस जो कि इनपुट है, एक्सटर्नल इनपुट को मैं इमीटर और बेस के बीच अप्लाई कर रहा हूँ, ये एक्सटर्नल इनपुट होगा, और आउटपुट को हम बेस और कलेक्टर के बीच से, आउटपुट को हम कहाँ से ले रहे हैं, बेस और कलेक्टर के बीच से ले रहे हैं। तो ये बेस जो टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है, इस कारण इसको हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इसके इनपुट को पी टाइप इमीटर रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप के बेस रीजन को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट किए हैं, जिससे इमीटर जो जंक्शन है वो क्या हो जा रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है। बट एन टाइप के बेस रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से और पी टाइप के कलेक्टर रीजन को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो बेस कलेक्टर जो रीजन है वो क्या हो जाता है, हाईली रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो बेस कलेक्टर रीजन दैट मीन्स कलेक्टर जंक्शन, दिस इज कलेक्टर जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन इज इन हाईली रिवर्स बायस्ड कंडीशन, कलेक्टर जंक्शन हाईली रिवर्स बायस्ड कंडीशन में रहता है, ताकि इधर से आने वाले इनकमिंग मेजॉरिटी कैरियर को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो इनपुट फॉरवर्ड है, आउटपुट रिवर्स है। जब भी किसी ट्रांजिस्टर के इनपुट को फॉरवर्ड और आउटपुट को रिवर्स करेंगे, ये मोड ऑफ ऑपरेशन एक्टिव मोड कहलाता है। और जब भी हम एक्टिव मोड में यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर है वो क्या कहलाता है, एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो कॉमन जो बेस जो टर्मिनल है उसको जनरली हम ग्राउंडेड कर देते हैं, ऐसा ग्राउंड कनेक्शन कर देते हैं। ग्राउंडेड होने के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ठीक है, या फिर बेस ग्राउंडेड कॉन्फ़िगरेशन या फिर ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हम इसके बेस और कलेक्टर के बीच हम हाईली रिवर्स बायसिंग वोल्टेज अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हम इसके बेस और कलेक्टर के बीच अप्लाइड ये हाईली रिवर्स बायस वोल्टेज है VCB, हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज की वैल्यू को क्या करते हैं, हम इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि जंक्शन जैसी है वो रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस्ड होने के कारण इस जंक्शन पर क्या क्रिएट होगा, डिप्लेशन लेयर क्रिएट होंगे। तो डिप्लेशन लेयर जब क्रिएट होगा तो पी टाइप के कलेक्टर रीजन पर निगेटिव इमोबाइल आयन और एन टाइप के बेस रीजन पर क्या होता है, पॉजिटिव इमोबाइल आयन है वो एक्यूमुलेटेड रहता है। इस टाइप से एक रीजन बना रहता है। ठीक है, तो कलेक्टर जंक्शन पर क्या क्रिएट रहता है, डिप्लेशन लेयर रहता है, और डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ जो होती है वो अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज पर डिपेंड करता है, उसी की प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इस अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो इसके जंक्शन जेसी पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, सो विड्थ ऑफ दिस डिप्लेशन लेयर डिपेंड्स ऑन दी अप्लाइड एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज, इस अप्लाइड एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम इस रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर क्या होता है, जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। बट हमारा ट्रांजिस्टर का बेस जो रहता है, ट्रांजिस्टर का बेस रीजन है वो लाइटली डोप्ड रहता है। लाइटली डोप्ड होने के कारण क्या होता है, इसकी बेस रीजन है उस पर डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो इस कलेक्टर रीजन के रिस्पेक्ट में क्या रहता है, वाइडर। तो मैक्सिमम जो डिप्लेशन लेयर का पेनेट्रेशन किधर ज़्यादा रहता है, बेस रीजन की ओर होता है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो डेंसिटी किस पर डिपेंड, कैरियर की डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डोपिंग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बोल सकते हो। तो बेस लाइटली डोप्ड है, तो लाइटली डोपिंग मतलब बेस वाले रीजन पर डिप्लेशन लेयर का विड्थ वाइडर होगा।
बट आपका कलेक्टर जो जंक्शन है वो उसकी डोपिंग है वो बेस से ज़्यादा है। बेस से ज़्यादा होने के कारण कलेक्टर रीजन का क्या होगा, डिप्लेशन लेयर का विथ है नेरोवर रहेगा, इधर वाइडर रहेंगे, इधर नेरोवर रहेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट में डिप्लेशन लेयर का विथ है वो बेस रीजन की ओर रहेगा, और स्मॉलर जो विथ है वो किधर रहेंगे, कलेक्टर रीजन की ओर रहेगा। तो जैसे ही हम इसके कलेक्टर और बेस के बीच अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, कलेक्टर टू बेस अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करने पे जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विथ भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो विथ जो बढ़ता है वो डिप्लेशन लेयर का विथ है वो बेस रीजन की ओर ज़्यादा पेनेट्रेट करेगा, मतलब उसकी विथ है वो बेस रीजन की ओर ज़्यादा होंगे। तो बेस रीजन की ओर डिप्लेशन लेयर का विथ बढ़ने के कारण बेस की इफेक्टिव विथ है वो क्या होगा, कम होगा। बेस की इफेक्टिव विथ कम होने के कारण बेस रीजन पर रिकॉम्बिनेशन का जो रिकॉम्बिनेशन है उसकी एरिया कम होंगे। रिकॉम्बिनेशन की एरिया कम होने के कारण बेस रीजन पर रिकॉम्बिनेशन करने वाले कैरियर की रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन रेट कम हो जाएंगे, और रिकॉम्बिनेशन रेट कम होने के कारण बेस में फ्लो होने वाले बेस करेंट का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। बेस करेंट का वैल्यू घटेंगे बट कलेक्टर करेंट की वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण डिवाइस की अल्फा और बीटा मतलब करंट गेन की वैल्यू भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो इसको मैं फ्लो ग्राफ के रूप में बता रहा हूँ, आप लोग समझना। मैं इसका फ्लो ग्राफ देखना क्या क्या हो। जैसे ही हम कलेक्टर टू बेस वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, कलेक्टर टू बेस ये रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, आपका डिप्लेशन लेयर का विथ है वो डिप्लेशन लेयर का विथ भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। डिप्लेशन लेयर का विथ भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। अब डिप्लेशन लेयर का विथ इंक्रीज होगा तो डिप्लेशन लेयर का विथ इंक्रीज किधर होगा, ठीक है। तो बेस रीजन पे डिप्लेशन लेयर का पेनेट्रेशन ज़्यादा होगा। बेस रीजन पे डिप्लेशन लेयर का पेनेट्रेशन जो होगा, पेनेट्रेशन बेस रीजन पर क्या होगा, डिप्लेशन जो लेयर है उसका पेनेट्रेशन है वो बेस रीजन की ओर क्या होगा, ज़्यादा। क्योंकि बेस की ओर क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि बेस है वो लाइटली डोप्ड है। तो लाइटली डोपिंग होने के कारण बेस रीजन की ओर डिप्लेशन लेयर का विथ ज़्यादा चौड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू कलेक्टर रीजन। ठीक है, तो बेस रीजन पर डिप्लेशन लेयर का पेनेट्रेशन है वो ज़्यादा होगा। बेस रीजन की ओर डिप्लेशन लेयर का विथ बढ़ने के कारण बेस की इफेक्टिव जो विथ है, इफेक्टिव विथ ऑफ बेस रीजन, बेस लेयर की इफेक्टिविटी क्या होंगे, घटेंगे। मतलब बेस के पास उसका एक्चुअल जो स्पेस है उसकी एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेस की इफेक्टिविटी कम होने के कारण क्या होंगे, बेस की इफेक्टिविटी कम होंगे। बेस की इफेक्टिविटी कम होने के कारण बेस रीजन पर क्या होगा, बेस रीजन पर रिकॉम्बिनेशन रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन रेट कम हो, रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ कैरियर, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन जो रेट है वो क्या होगा, कम होगा। रिकॉम्बिनेशन का रेट कम क्यों हो गया, क्योंकि बेस की एरिया कम है। बेस की एरिया कम क्यों हुआ, क्योंकि डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ गया। तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ने के कारण बेस की इफेक्टिव एरिया कम हो गया, इफेक्टिव विड्थ कम हो गया। इफेक्टिव विड्थ कम होने के कारण बेस रीजन पर रिकॉम्बिनेशन का रेट भी क्या होगा, कम होगा। बेस रीजन पर रिकॉम्बिनेशन का रेट कम होने के कारण क्या होंगे, बेस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे रिकॉम्बिनेशन बेस करंट आईबी करंट की वैल्यू क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। आईबी करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा बट कलेक्टर करंट आईसी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कलेक्टर करंट आईसी की वैल्यू क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, क्योंकि कम संख्या में यहाँ पर बेस रीजन पर रिकॉम्बिनेशन होगा
तो मैक्सिमम अमाउंट में कैरियर है वो कलेक्टर की ओर पेनेट्रेट कर देगा, मूव कर लेगा। तो बेस रीजन को छोड़कर मैक्सिमम अमाउंट में जो कैरियर है वो कलेक्टर रीजन की ओर मूव करने लगेंगे, जिससे कलेक्टर करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कलेक्टर करंट आईसी इंक्रीज होता है। कलेक्टर करंट आईसी के इंक्रीज होने के कारण डिवाइस की करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा और बीटा की वैल्यू भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अल्फा एंड बीटा डिपेंड्स ऑन द आईसी, तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा एंड बीटा विल इंक्रीजेस, दोनों की वैल्यू क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमने इसके क्रॉस अप्लाइड वीसीबी की वैल्यू को क्या किया, इंक्रीज किया। वीसीबी की वैल्यू इंक्रीज करने से कलेक्टर बेस जंक्शन का रिवर्स बायसिंग है वो इंक्रीज हुआ। एक बार हमने वीसीबी को इंक्रीज करने के बाद देख लिए, अब इसकी जस्ट रेसिप्रोकल ऑपरेशन देखते हैं। रेसिप्रोकल ऑपरेशन देखेंगे तो इसमें कलेक्टर टू बेस सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज करके देख लेंगे एक बार। ये अपना एक फ्लो ग्राफ के रूप में मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर दिया हूँ। अगर ये प्रोसेस आप समझ जाते हो तो उस केस में आपको आंसर राइटिंग आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उस केस में हम जैसे ही उसके कलेक्टर बेस सप्लाई वोल्टेज जो कि हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज होता है, ठीक है, उस हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज की वैल्यू को जैसे जैसे हम डिक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि कलेक्टर जो जंक्शन है वो रिवर्स रहता है, तो उस रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो उसका जंक्शन के क्रॉस जो डेवलप जो डिप्लेशन जो लेयर रहता है उसका विड्थ क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि डिप्लेशन जो लेयर है वो अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, तो अगर रिवर्स बायसिंग वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ इंक्रीज होता है। ये केस अपन देख लिए हैं। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट केस देखते हैं, जब हम उसके कलेक्टर से बेस के बीच अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो उस केस में उसके जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज का प्रोपोर्शनल होता है बोलो। तो अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाओगे तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ भी बढ़ेगा। अगर अप्लाइड वोल्टेज को अगर कम करोगे तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ लगातार कम होने लगेगा। डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम होंगे तो बेस रीजन की ओर डिप्लेशन लेयर का जो पेनेट्रेशन होगा, बेस रीजन की ओर डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ रहेंगे वो भी घटेंगे, क्योंकि ये भी आपका कंसंट्रेशन डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो बेस रीजन की ओर आपका डिप्लेशन लेयर का पेनेट्रेशन जो होगा वो भी क्या होंगे, कम होने लगेंगे। अब बेस रीजन की ओर डिप्लेशन लेयर का पेनेट्रेशन कम होने से बेस की जो इफेक्टिव जो एरिया है वो बढ़ने लगेगा पहले से। डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम होगा तो उसकी इफेक्टिव एरिया बढ़ेगा। इफेक्टिव एरिया बढ़ने से वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन का रेट है वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। लार्ज स्पेस होने के कारण कैरियर है उसको रिकॉम्बिनेशन करने के लिए बड़ा स्पेस हो जाएगा, तो ज़्यादा अमाउंट में कैरियर का रिकॉम्बिनेशन होगा। अब लार्ज अमाउंट में उस बेस रीजन पर रिकॉम्बिनेशन होंगे तो बेस रीजन पे फ्लो होने वाले रिकॉम्बिनेशन करेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रिकॉम्बिनेशन करेंट की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। रिकॉम्बिनेशन बेस करेंट की वैल्यू जब इंक्रीज होंगे तो उसमें फ्लो होने वाले कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। जब बेस करंट बढ़ेगा रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, तो रिकॉम्बिनेशन का रेट ज़्यादा होने से ज़्यादा अमाउंट में कैरियर रिकॉम्बाइन करेंगे, तो कलेक्टर की ओर मूव करने वाले कैरियर की संख्या कम हो जाएगा। तो कलेक्टर की ओर मूव करने वाले कैरियर की संख्या कम होने के कारण कलेक्टर में फ्लो होने वाले कलेक्टर करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम। कलेक्टर करंट की वैल्यू कम होने से ट्रांजिस्टर का करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा और उसकी बीटा का वैल्यू भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो इस प्रकार से मैंने कलेक्टर टू बेस वोल्टेज का दो केस देखा।
एक को मैंने कलेक्टर बेस वोल्टेज को इंक्रीज करके देखा और दूसरा कलेक्टर बेस वोल्टेज को डिक्रीज करके देखा। एक बार मैंने वीसीबी को बढ़ाया और बढ़ाने से क्या हुआ उसको देखा, दूसरे बार मैं वीसीबी को कम किया, उसके दोनों केस देखे। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, बेस और कलेक्टर जंक्शन के बीच क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर है वो अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वेरी होता है। तो अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज के रिस्पेक्ट में वेरी होने के कारण बेस की इफेक्टिव जो एरिया है वो भी क्या होने लगता है, वेरी होने लगता है। तो फाइनली देखा जाए तो बेस की जो इफेक्टिव जो एरिया है अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग बेस रीजन की इफेक्टिव एरिया है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो बेस रीजन की इफेक्टिव एरिया चेंज होता है, इस कारण इसको बोलते हैं बेस विथ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है वेरिएशन, बिकॉज एरिया और विथ ऑफ बेस रीजन डिपेंड्स ऑन अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज। इफ वी वेरी द अप्लाइड रिवर्स बायस कलेक्टर टू बेस वोल्टेज देन इफेक्टिव बेस एरिया आल्सो वेरी। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो बेस की एरिया में वेरिएशन होता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, बेस विथ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो बेस विथ मॉड्यूलेशन के आधार पर ही सर्किट का करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा बीटा है वो डिपेंड करता है। तो ये रहा अर्ली इफेक्ट, या फिर इसी को बेस विथ मॉड्यूलेशन बोलते हैं, क्योंकि बेस की विथ है जो अप्लाइड रिवर्स बायसिंग कलेक्टर टू बेस वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरी होता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, बेस विथ मॉड्यूलेशन। ठीक है, अगर कहीं पर डाउट है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो ये अर्ली इफेक्ट है, इसको अर्ली इफेक्ट भी बोलते हैं, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।